देखिए परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ ये नहीं कहा जा सकता कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है और उसे समझना पड़ता है। तो अधिक से अधिक अगर आप अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दृष्टि दोष प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित पर ओम का नियम हो गया, ओम का नियम संबंधी जो विभवांतर और धारा में ग्राफ है वह सब डिस्कस करेंगे। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, प्रेरित धारा ज्ञात करने के नियम, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधित जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वीप प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये और देखिए लवण से संबंधित उदासीनीकरण की क्रिया क्या होता है, और इसमें साधारण नमक हो गया, साधारण नमक, और कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर का अन्य नाम बच्चों विरंजक चूर्ण भी होता है, बेकिंग सोडा। तो ये सब सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं बिंदु आप पढ़ सकते हैं। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, श्वासोच्छ्वास से संबंधित प्रश्न है, सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना। मानव में कैसे रेस्पिरेशन श्वसन होता है, अन्य जीवों में कैसे श्वसन होता है, इसी और सीरा से संबंधित प्रश्न, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, 3 नियम दिए थे इन्होंने, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पुष्प हो गया आपका, उसका नामांकित चित्र, फिर उसमें पर परागण कैसे होते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में। निषेचन हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मानव हृदय और आपके मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जैसे CH4 हो गया, CH4, C2H2, H2SO4 का, और इसके बाद आपका S8 का, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्री बोर्ड की परीक्षाओं में, आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो बच्चों आप लोग मुझसे जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए, और मेरे जितने भी वीडियोज बनाए जा रहे हैं इस सब प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। आप उसमें अधिक से अधिक देखिए और तक आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उसमें देखते रहिए, सीखते रहिए। यूपी प्री बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको हमें जानना चाहिए, याद रखना चाहिए, और परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ यक्ष का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो बच्चों देखिए, उस पदार्थ यक्ष का जो नाम होगा वह CaO होगा। इसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ यक्ष की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे ये मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसी का, CaO प्लस H2O, ये इसे क्रिया करेगा तो बनाएगा CaOH का ट्वाइस प्लस हीट क्या होगा, उत्पन्न होगा। ये हमारा जो होता है बच्चों CaO सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा जल है, और ये क्या है, एक्वस जलीय विलयन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूछे गए प्रश्न का आंसर सिर्फ आपको इस रूप में देने हैं, बिना बूझा चुना। बहुत ज़्यादा बातें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही आप आंसर देंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले
प्रश्न पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये आप जानते हैं कि द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम होता है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित होता है, अर्थात न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही इसका विनाश होता है। ये है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण आप दे सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो सिल्वर प्लस क्लोराइड प्राप्त होता है। सर है दूसरे का 2AgCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा आपका 2Ag प्लस Cl2। ये गैस होगा, ये आपका सॉलिड होगा और ये आपका क्या है, सॉलिड है। तो इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन है। तीसरे का ये आंसर है। और चौथा देखिए, पूछा गया है कि इस चिन्ह का क्या अर्थ है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक उदाहरण की बात है, तो एक उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करें तो यह हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। इसका उदाहरण है HI को गर्म करने पर हाइड्रोजन और आयोडीन प्राप्त होता है, और अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है ना। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है, यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर आपके लिए है कि आप इसको खोज करके आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए पांचवा, भास्मिता किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या को हम भास्मिकता कहते हैं। इसे क्षारकता के नाम से भी जाना जाता है, और इसके उदाहरण हैं, एक क्षारकी की बात करें तो HNO3 और HCl, और द्विक्षारकी की बात करें तो H2SO4 और त्रिक्षारकी H3PO4 होता है। पहला आपको बताया गया कि देखिए एक HNO3 और HCl ये एक क्षारकी हैं, और H2SO4 ये दो क्षारकी हैं, द्विक्षारकी, और H3PO4 ये आपके हैं त्रिक्षारकी हैं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो ये होंगे एक क्षारकी, अगर 2 हैं तो द्विक्षारकी, अगर 3 है तो त्रिक्षारकी होते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है NaAlO2। तो ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसी को सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में मधुमक्खी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है। मधुमक्खी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है, ये आपका है क्वेश्चन।
तो इसका उत्तर होगा मधुमक्खी के काटने पर बच्चों फार्मिक एसिड यानी मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है। मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इसलिए इसका सूत्र अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं HCOOH, ये होता है आपका फार्मिक अम्ल, या इसी को हम लोग कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। यही है आपका इसका उत्तर। इसमें एक बात और आपको बता देते हैं कि मधुमक्खी जब काटती है तो इस अम्ल के स्रावित होने से दर्द और जलन होता है, जिसको दूर करने के लिए बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से उस दर्द और जलन को कम किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है, बिंदु है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे आप लोग इसी के साथ। 8वां क्वेश्चन, 8 प्रश्न है हमारा, H2SO4 तथा N2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो H2SO4 का पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं N2O पर चलेंगे। H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 6, यानी सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी इसके परमाणु के 6 है, और इसका करेंगे ऑक्सीजन का तो 2 और 6। इसका देखिए, इसका भी 6 होता है और इसका भी 6 होता है। यहाँ पे सल्फर का जो 6 है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा सल्फर और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, इधर कर लेंगे, इधर भी ऑक्सीजन कर लेंगे और इधर H ले लेंगे और इधर भी H ले सकते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा 6, हाइड्रोजन का इस टाइप का है और सल्फर का क्रॉस है और ऑक्सीजन का डॉट टाइप से है, बिंदु है, पॉइंट है। और इसको इस प्रकार से हम अरेंज करते हैं, यस है, बीच में कर देते हैं ऑक्सीजन को, चारों ऑक्सीजन जो हैं आपके, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर देते हैं। और इसके इस साइड हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं इनके जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से दिखाया मैंने। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो जो ऑक्सीजन के 6 हैं तो यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6 हो गया, 2 सल्फर से ले लिया। फिर इसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे ऑक्सीजन का 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, सल्फर से ले लिया। और यहाँ भी ऑक्सीजन का आप देखें तो 2 ये हो गया, 2, 4 हो गया, एक हाइड्रोजन को दे दिया यहाँ से ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसके भी हो गए। तो अब इसका देखिए, अब इस साइड भी देख लीजिए, वही प्रक्रिया फिर यहाँ भी है, 2, 2, 4, एक 5, एक 6 और एक इसका हाइड्रोजन का है और एक सल्फर का है। तो ये भी 8 बन गए कि नहीं, ऑक्सीजन के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो इस प्रकार से अगर हम इसको बनाएं, इसको सर्किल करें तो ये देखिए इसका पूरा हो जाता है और इसका इससे पूरा हो जाएगा, ठीक है, और इसका बच्चों इससे पूरा हो जाएगा 2 ठो, और ये आपका इस तरह से ये भी पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये आपका ऑक्सीजन का ऐसे पूरा हो जाएगा और इसका 8 ऐसे पूरा हो जाएगा। अब बचा सल्फर का, तो सल्फर का कैसे बनाएंगे, सल्फर का हम लोग ऐसे इस तरह से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सल्फर का भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करके अपने को स्टेबल करते हैं। तो इस प्रकार से अब इसका देखें अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन है और ये भी आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो गया कंप्लीट। H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं, इसी में ये पहला पूछा था और एक दूसरा था
ये था आपका N2O का। तो N2O का बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों N2O का कैसे बनेगा? 2 और 6। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6, और नाइट्रोजन के 5 हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के 3, इसके 3 2 5, ये नाइट्रोजन के इसके हो गए, और नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन का भी 2 ये 3 ये 3 2 5 ये भी हो गया। अब इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए तो 2 2 4 2 6 2 8, ये इससे अगर ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ले लेगा तो हो जाएगा 8 इसका पूरा। फिर इसका 3 3 6 2 8, देखिए ये इससे ले लेगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा। और 3 3 6 2 8, अगर ये इससे ले लेगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बांड बनते हैं वो ट्रिपल बांड होंगे। ये क्या होगा बच्चों? ट्रिपल बांड होगा। और इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन केवल दिया है, इसलिए इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। बांड स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। N, देखिए बांड स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बनेगा। N ट्रिपल बांड N, और ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन 2 ठो, इसलिए इसको आप एरोहेड के यानी तीर के निशान से इसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आप बना लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर देखिए Cu AgNO3 के विलयन में जब डाला जाता है तो यह अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? कॉपर CuNO3 प्लस Ag। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 ट्वाइस और 2Ag। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है। एक रासायनिक समीकरण दीजिए। कि जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर होने के कारण, यानी सक्रियता एक्टिविटी सीरीज में सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर होता है, जो कि अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, और यह कॉपर नाइट्रेट बनाता है, जिसका रंग क्या होता है? नीला होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो यह कॉपर नाइट्रेट बनाता है, जिसका रंग क्या होता है? नीला होता है, और सिल्वर अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है हमारा कि जाइलम एवं फ्लोएम का कार्य लिखिए। जाइलम का जो प्रमुख कार्य होता है वो जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। जाइलम पौधों की जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके पौधों के यानी पादप के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक कर लें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखें, उसे समझें और उसे लाभान्वित हों और आगे बढ़ें। मेरा प्रयास आपके साथ। मंजिलें उन्हीं को आजमाती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला होना चाहिए किसी भी चीज़ को। देखिए, अगर पढ़ाई है, चाहे कोई भी कार्य है, आपके अंदर करने की लगन है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो आप निश्चित रूप से किसी भी कार्य में सफल और अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। उस समय हमें धैर्य रखना पड़ता है और लगन से, मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। सपना इतना हो बड़ा, करे लोग उपहास, अश्रद्धा संकल्प सुमन अर्पित कर, मन में हो विश्वास, तभी सफलता के शिखर पर चढ़ता कठिन प्रयास।
तो आप परीक्षा के जब एग्ज़ाम आता है, जब परीक्षा का दौर होता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कई प्रकार की बातें आती हैं। आप लोग के प्रेरणा स्रोत एक लाइन है, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ दृढ़ विश्वास हो, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ अतुलनीय पवित्रता हो, अनकम्प्रोमाइजिंग, जहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करने लायक हो, मतलब अनकम्प्रोमाइजिंग, जहाँ अतुलनीय पवित्रता हो, देयर इज हेल्थ, वही स्वास्थ्य है, देयर इज पावर, वही शक्ति है, देयर इज सक्सेस, और वही सफलता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप पढ़ें और तैयारी करें, आप किसी भी चीज़ में सफल हो जाएंगे और होंगे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ और नए टॉपिक लेकर के। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।